शादा ने दीवार पर खूंटी से लटकी हुई राइफल की तरफ हाथ उठाकर इशारा किया। ये उसने तुझे जान से मार देने के लिए भर कर रखी थी। वो सवेरा होने से पहले ही तुझे गोली मारकर खत्म कर देना चाहता था। मुझे पता नहीं था वो इतना बड़ा धोखेबाज था। लाली हनूज हैरतज़दा था। शादा ने उसे रहीमदाद के खतरनाक मंसूबे से पूरी तरह आगाह करते हुए बताया, पर जब उसने गुस्से से आंखें निकालकर ये कहा कि जो कोई ये राज जान जाता है मैं चौधरी लाही नहीं रहीमदाद हूं, तो मैं उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर मैं इतनी डर गई कि कुछ भी न कह सकी। मैंने सोचा उसका ये राज तो मुझे भी मालूम हो गया है। वो मुझे साफ साफ धोखा दे रहा है। तुझे कत्ल करने के बाद मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर मैंने इस बारे में उससे कुछ न कहा। उसकी बातें सुनकर चुप बैठी रही। ये तूने बिल्कुल ठीक किया। लाली ने अपने रद्दअमल का इजहार किया। कुछ कहती तो उसे तेरे बारे में शुबा हो जाता। हाँ, उसे जरा भी शुबा न हुआ। शादा ने लाली की तायीद करते हुए कहा। जब मैं सोने के लिए नीचे जाने लगी तो उसने प्यार मोहब्बत की बातें की। बार बार ये समझाने की कोशिश की कि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता। उसने कदरे तवक्कुफ किया। नीचे आकर मैं बिस्तर पर लेट गई, पर मुझे नींद ना आई। देर तक चुप करके लेटी रही। फिर उठकर तेरे कमरे में गई। सोचा तुझे जगाकर सब कुछ बता दूं, पर बाद में मैंने इरादा बदल दिया। मुझे डर लगा तू गुस्से में कहीं उसका खून न कर दे। मुझे पता है तेरा गुस्सा भी कम नहीं। मैंने मेज पर रखा हुआ तेरा चाकू उठा लिया और चुप करके निकल गई। तू मेरा चाकू उठाने आई थी? लाली ने चौंक कर शादा की तरफ देखा। मैं तो फौरन जाग गया था, पर मेरी समझ में कुछ ना आया। चुप करके लेटा रहा। मैं अपने कमरे में नहीं गई, यहां आ गई। रहीमदाद बेखबर सो रहा था। उसे मेरे आने का जरा पता न चला। मुझे बंदूक चलाने नहीं आती, वरना मैं उसे गोली मारकर खत्म कर देती। शादा ने लाली को बताया। मैंने आहिस्ता से चाकू खोला और रहीमदाद का गला काट दिया। वो जरा ही देर बाद खत्म हो गया। मैंने इसके हाय हाय करने की आवाज तो सुनी थी, तभी तो मैं इधर आया। उसने सिर्फ थोड़ी सी हाय हाय की, और वो भी ज्यादा जोर से नहीं। शादा बोली, पर उसकी आवाज तूने भी सुन ली। लाली ने कुछ न कहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने शादा से कहा, जो होना था हो गया, अब आगे की सोच। सवेरा होने में ज्यादा देर नहीं। लाश भी खोदकर कहीं दबाई नहीं जा सकती। सबको पता चल जाएगा। वो तो चलना ही है। शादा ने निहायत इत्मीनान से कहा। मैंने इस बारे में पहले ही सोच रखा है। क्या सोच रखा है? लाली ने बेचैन होकर पूछा। साफ साफ कह दूंगी, मैंने खून किया है। शादा ने ठंडी सांस भरी। मैंने अब जिंदा नहीं रहना। मुझे ऐसी गंदी जिंदगी नहीं चाहिए। उसने बेजारी से कहा। अब तू जा, बेकार में पकड़ा जाएगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। लाली के लहजे में अचानक जोश और खरोश पैदा हो गया। तूने मेरी जान बचाई और मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं? तू मुझे इतना कमीना और खुदगर्ज समझती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मैं जैसा कहता हूं वो कर। क्या करना चाहता है तू? शादा ने हैरान और परेशान होकर पूछा। तू नीचे जाकर अपने ये खून लगे कपड़े बदल ले। उन्हें कहीं छुपा देना, बाद में जलाकर राख कर देना, ताकि तुझ पर कोई इल्जाम ना आए। और तू क्या करेगा? शादा ने दरियाफ्त किया। मैं यही बैठा रहूंगा, पुलिस के आने का इंतजार करूंगा। लाली ने निहायत सुकून से अपना मंसूबा बताया। पुलिस से साफ साफ कह दूंगा मैंने खून किया है। ऐसा करेगा तो फांसी पर नहीं लटक जाएगा? तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसका लहजा जज्बाती हो गया। तू कत्ल के इल्जाम में पकड़ी जाए, ये मैं नहीं देख सकता। और मैं चुप करके ये देखती रहूं कि खून मैं करूं और तू फांसी से लटक जाए? हाँ, तुझे ऐसा ही करना होगा। लाली ने गुलूगीर आवाज में कहा। मुझे फांसी लगने से किसी को दुख नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। मेरा तो कोई नहीं, कोई भी नहीं। उसकी पलकों से आंसू ढलक कर रुखसारों पर आ गए।
मुझे ये तो खुशी होगी तू आराम से रहेगी। ये हवेली, ये सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। उसने कमीज के दामन से आंसू पोंछे। मेरी एक ख्वाहिश है और वो ये कि तेरा जो बच्चा पैदा हो उसका नाम लाली रखना। उससे तू जरूर प्यार करेगी। मैं समझ लूंगा मुझे तेरा प्यार मिल गया। तू ऐसा जरूर करना। शादा ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया, बुत की तरह खामोश बैठी रही। कब तक तू इस तरह यहां बैठी रहेगी? लाली ने पूछा। तू चाहता क्या है? शादा ने तीखे लहजे में कहा। तूने सुना नहीं मैंने अब तक क्या बकवास की? वो झुंझुला कर बोला। नीचे जा और फटाफट कपड़े बदल। मैंने कहीं नहीं जाना। शादा ने साफ इनकार कर दिया। तू नहीं जाएगी? लाली ने गजबनाक होकर कहा। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। शादा अपनी जिद पर अड़ी रही। चाकू मुझे दे और तू यहां से जा। तुझे नहीं जाना यहां से। लाली तीखी नजरों से शादा को घूरता हुआ उठा, करीब पहुंचा, चाकू सामने करके बोला। अगर तूने मेरी बात न मानी तो मैं अपने हाथ से तेरा गला काट दूंगा और अपना भी काट डालूंगा। तुझे पता है मैं जो कहता हूं उसे करके दिखा भी देता हूं। शादा ने लाली को इस कदर गैज़ो गजब के आलम में देखा तो सरासीमा हो गई। उसने घबराए हुए लहजे में कहा, इसे तो परे हटा। उसने खून आलूद चाकू की जानिब इशारा किया। वो उठकर खड़ी हो गई। ला, ये मुझे दे। खून तेरे कपड़ों से भी लग जाएगा। लगने दे, लाली ने बेनियाजी से कहा। पागल न बन, इसे दे दे। मैं इसे पानी से धोकर साफ कर दूंगी। शादा ने उसे नरम लहजे में समझाने की कोशिश की। मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझे फांसी पर लटकने नहीं दूंगी। ये मुझसे नहीं होगा। उसने गर्दन को हल्का सा खम देकर लाली की आंखों में आंखें डाल दी। मैं अपने खून भरे कपड़े बदलकर दूसरे पहन लूंगी। जैसा तू कहता है वैसा ही करूंगी, पर तू यहां ठहरेगा नहीं। छेती नाल चला जाना। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। लाली ने आहिस्ता आहिस्ता इनकार में गर्दन हिलाई। तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने भी कहीं नहीं जाना। वो भी अपनी जिद पर अड़ गई। चाहे तू मेरा खून ही कर दे, मुझे खुशी होगी तेरे हाथों मारी जाऊं। तू चाहती क्या है? लाली ने जिद होकर पूछा। जो मैं कह रही हूं वो कर। ला, इसे मुझे दे दे। शादा की नजरें लाली से मिली। लाली को उसकी आंखों में सितारों के कंवल झिलमिलाते दिखाई दिए। वो हमेशा की तरह खूबसूरत और दिलावेज थी। लाली उसकी शफाफ आंखों की झीलों में डूब गया, खो गया। शादा ने हाथ बढ़ाया और चाकू ले लिया। लाली ने कोई मुजाहिमत न की। शादा मुड़ी और बराबर वाले कमरे की सिमत बढ़ी। उधर कहां चली? लाली ने उसे टोका। मेरे कपड़े लत्ते इसी कमरे में रखे हैं। शादा ने जवाब दिया। फटाफट वापस आ जाना। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तू भी मेरे साथ चलेगी। लाली ने उसे अपने मंसूबे से आगाह किया। रात खत्म हो रही है। सवेरा होने से पहले पहले दोनों यहां से बहुत दूर निकल जाएंगे। लाली ने कदरे तामुल के बाद कहा। सुन रही है ना? शादा ने कोई जवाब न दिया, न मुड़कर लाली की जानिब देखा। आगे बढ़ी, कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसने अंदर से दरवाजे के पट बंद कर दिए। बादल रुक रुक कर गरज रहे थे। बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी। हवा के बिखरे हुए झोंके कमरे के अंदर आते। लैंप की लौ बार बार भड़कती। दीवारों पर परछाइयां मंडलाने लगती। बिस्तर पर रहीम दाद की लाश पड़ी थी। उसके डरावने चेहरे पर पड़ी हुई चादर पर खून के धब्बे नुमायां हो गए थे। लाली ने लाश की जानिब नजर उठाकर ना देखा। चुप बैठा शादा की वापसी का इंतजार करता रहा। भीगी भीगी अंधेरी रात धीरे धीरे अपना आखिरी सफर तय कर रही थी। तेज हवा दरख्तों की शाखों से उलझती हुई फड़फड़ा रही थी। कई मिनट गुजर गए मगर शादा कमरे से बाहर न निकली। बस्ती के किसी मकान से पिछली रात के सन्नाटे में मुर्ग की बांग उभरी और ठहर ठहर कर उभरती रही। रात खत्म हो रही थी। सुबह की आमद थी। लाली ने परेशान होकर मशरिकी रुख के उस कमरे की सिमत देखा जिसमें शादा कपड़े तब्दील करने गई थी। यकायक कमरे में धम से कुछ गिरा, आहट हुई और फिर खामोशी छा गई। लाली बेचैन होकर खड़ा हो गया। दरवाजे की जाने बढ़ा, करीब पहुंचा।
सरगोशी के अंदाज में आहिस्ता से आवाज दी, शादा, शादा, तू अंधेरे में क्या कर रही है? कोई जवाब न मिला। उसने मजीद इंतजार न किया, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने एक बार फिर शादा को पुकारा, लेकिन इस दफा भी कोई जवाब न मिला। कमरे में गहरा सुकूत था। लाली ने जेब से टॉर्च निकालकर रोशन की। उसने इधर उधर नजरें घुमा फिराकर कमरे का जायजा लिया। एक दीवार के पास रोशनी के जर्द जर्द हल्के में उसे शादा नजर आई। वो फर्श पर खून में लथपथ पड़ी थी। लाली वहां मजीद न ठहरा, बाहर निकला, लैंप उठाया और उसे संभाले हुए वापस कमरे में पहुंचा। शादा दम तोड़ रही थी। उसकी गर्दन में चाकू बेबस था, शहरक कट गई थी। गले के गहरे जख्म से खून उबल उबल कर उसके सीने पर, कपड़ों और फर्श पर फैलता जा रहा था। लाली ने शादा को इस जानकनी के आलम में देखा तो लरस कर रह गया। आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, हाथ कपकपाने लगे। उसने लैंप करीब के एक ट्रंक पर रख दिया और शादा के नजदीक ही बैठ गया। वो फटी फटी हैरान और परेशान निगाहों से शादा की गर्दन देखने लगा, जो दूर तक कटी हुई थी। गोश्त के लोथड़ों में फंसा हुआ चाकू गहराई तक उतर गया था। लाली ने तड़प कर कहा, शादा, ये तूने क्या कर लिया? मैंने तो सोचा था दोनों रात के अंधेरे में चुपते लगते निकल जाएंगे, शादों के पास लायलपुर जाएंगे। तू उसके घर में छुप कर बैठ जाती। मेरे बारे में तो किसी को पता नहीं मैं कब आया और कब यहां से चला गया। लाली बेकरारी के आलम में बोलता रहा, मगर शादा ने कुछ भी न कहा। उसके होंठ लरस कर रह गए। उसने आंखें खोलकर लाली को देखा और देखती रही। देखते ही देखते उसकी आंखें पथरा गईं। उनमें झिलमिलाते हुए चिराग बुझ गए। मन का एक तरफ ढलक गया। शादा खत्म हो गई, हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई। लाली उसे सफर आखिरत पर जाते हुए देखता रहा। उसके सीने से धुआं उठा, आंखें छलक पड़ी। उसने दिल गिरफ्ता होकर गहरी सांस भरी। अब कुछ भी ना रहा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। शादा उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसने वही किया जो सोचा था, पहले से तय कर रखा था। लाली ने झुककर शादा के चेहरे पर बिखरे हुए बाल हटाए, उसकी उजली और रोशन पेशानी को चूमा और उठकर खड़ा हो गया। लैंप उठाया और कमरे से बाहर चला गया। उसने लैंप उसी जगह पर रख दिया जहां से उठाया था। मुड़ा, रहीम दाद की लाश पर एक नजर डाली, आगे बढ़ा। दरवाजे से गुजरकर छत पर पहुंचा। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जीने की सीढ़ियां तय करके वो नीचे पहुंचा। हवेली पर वीरानी छाई थी। सदर दरवाजे पर बैठा हुआ चौकीदार जोर से खनकारा। लाली ने चौंक कर उस तरफ देखा, फौरन मेहमान खाने की जानिब बढ़ा। दरवाजे से गुजरकर अंदर दाखिल हुआ। मेहमान खाना हनूज सुनसान था। उसने बाहर जाने वाले दरवाजे की कुंडी चढ़ाई, उछला और दीवार पर पहुंच गया। जब वो दीवार से नीचे उतरा तो ऐन उस वक्त मेहमान खाने के बराबर वाले मकान में कोई जोर जोर से खांसने लगा। जरा ही देर बाद दरवाजा खुला। नादिर खान बाहर निकला। वो 10 कदम से ज्यादा फासले पर ना था। लाली झट दीवार के साथ अंधेरे में दुबक कर बैठ गया। नादिर खान उसकी जानिब बढ़ा, मगर चंद कदम चलने के बाद मुड़ा और वापस घर में चला गया। बस्ती के मकानों में अब बूढ़ों के खांसने खनकारने, बच्चों के रोने और मवेशियों की गर्दनों में पड़ी हुई घंटियों की हल्की हल्की आवाजें वक्फे वक्फे से उभर रही थीं। काले काले बादलों के मशरकी किनारों से हल्की हल्की काफूरी रोशनी फूट रही थी। रात का चलचलाव था। सुबह तुलू हो रही थी। लाली उठकर खड़ा हो गया। बारिश तेज ना थी, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। लाली ने चौकन्ना नजरों से इधर उधर देखा। कीचड़ और पानी से भरे हुए गढ़ों से बचता बचाता आगे बढ़ा। नहर के पास पहुंचा, मुंह हाथ धोया, मुड़कर कोटला हरकिशन के मकानों को देखा और उनके दरमियान उभरी हुई 2 मंजिला हवेली देखी, जिसकी बालाई मंजिल के कमरों में रहीम दाद और शादा की लाशें पड़ी थीं। उसने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। दिन निकलने से पहले पहले वो कोटला हरकिशन से बहुत दूर चला जाना चाहता था। पहर दिन चढ़े वो चक बेदी पहुंच गया। बारिश अब थम चुकी थी। लारियों के अड्डे पर चहल पहल बढ़ गई थी। उसने ड्राइवर होटल में जाकर गर्म गर्म पराठा खाया, चाय पी। शब्बेदारी का खुमार कुछ कम हुआ। बाहर निकला तो नीली ट्रांसपोर्ट की एक बस शहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो बस पर सवार हो गया।
बस ज़रा ही देर बाद रवाना हो गई। वो लाहौर जाना चाहता था, जहां गनी चिट्टा रहता था। उसका घर ही अब लाली का वाहिद ठिकाना था। पिछले कई महीने से वो चिट्टे के साथ ठहरा हुआ था, लेकिन शहर पहुंचकर लाली ने अपना इरादा बदल दिया। लाहौर जाने के बजाय मेलसी की जानिब रवाना हो गया। लाली मेलसी पहुंचा तो शाम दरोबाम से नीचे उतर रही थी। वो सीधा ईंटों के उस भट्टे पर गया जहां इरशाद इलाही दूसरे पथेरों के साथ काम करता था। भट्टे का जमादार अकबर सांवल था, लंबा तड़ंगा, काला भुजंग, चेहरे पर चीचक के गहरे गहरे दाग। सूरत शक्ल से जितना खौफनाक नजर आता था, मिजाज के एतबार से उतना ही दुरुस्त और कड़वा भी था। लाली उससे मिला, इरशाद इलाही के बारे में दरियाफ्त किया। जमादार, पथेरा इरशाद इलाही इधर ही होता है? तू शादा के बारे में पूछ रहा है? जमादार अकबर सांवल ने तीवरी पर बल डालकर बेरुखी से जवाब दिया। वो इधर ही रहता है, पर तुझे उससे क्या लेना? मैं जी शादा से मिलना चाहता हूं। तू उसे नहीं मिल सकता। सांवल ने बेजारी से मुंह बिगाड़ा। उसे कोई नहीं मिल सकता। मैं उसे क्यों नहीं मिल सकता? लाली ने लहजे में आजिज़ी पैदा करते हुए दरियाफ्त किया। उसकी तबीयत गड़बड़ रहती है, बुखार आता है, हरदम खांसता रहता है। उसने लाली को बताया। उससे काम धंधा भी नहीं होता, मिन्नतें करके पेशगी लेता रहता है। उसकी पेशगी बहुत ज्यादा हो गई है। जमादार ने कदर तामुल के बाद कहा, तुझे पता नहीं, जिस पथेरे की पेशगी बहुत ज्यादा हो जाती है वो न भट्टे से बाहर जा सकता है और न किसी से मिल सकता है। भट्टा मालिक राणा महमूद ने उस पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। वो मुंह टेढ़ा करके बुड़बुड़ाने लगा। ऐसी सख्ती ना करे तो पेशगी कैसे वसूल हो? पथेरे तो सारे ही हड्ड हराम और निकम्मे होते हैं। अकबर सांवल के सख्त गीर रवैये से लाली को अंदाजा हो गया कि वो उसे इरशाद इलाही से मिलने नहीं देगा। उसका जाती तजर्बा था कि जमादार की मर्जी के बगैर कोई भी किसी पथेरे से न मिल सकता है न बात कर सकता है। उसने जमादार से उलझने की कोशिश न की और जिस इरादे से आया था उसका खुलकर इजहार कर दिया। जमादार, मैं उसकी पेशगी अदा करना चाहता हूं। तू उसकी पेशगी अदा करेगा? जमादार ने आंखें फाड़कर हैरत का इजहार किया। तू इसका जमानती बनेगा? जब तक उसकी पेशगी अदा ना होगी भट्टे पर काम करता रहेगा? हाँ जी, जब तक शादा की पेशगी अदा ना होगी मैं काम करता रहूंगा। मैं पहले भी पथेरा रह चुका हूं, मुझे पेशगी के बारे में अच्छी तरह पता है कैसे अदा होती है। लाली ने निहायत एतमाद से कहा, तू उसे छुट्टी दे दे, मैं उसकी जगह काम करूंगा। जमादार ने लाली को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसका एक बाजू पकड़कर गोश्त उंगलियों से टटोला, मुस्कुरा कर बोला, देखने में तो ठीक ठाक लगता है, पथेरा भी रह चुका है। उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाकर रजामंदी का इजहार किया। ठीक है, शादा को छुट्टी मिल जाएगी, तुझे उसकी जगह लगा दिया जाएगा। उसने कदरे तवक्कुफ किया, पर ऐसा करने से पहले राणा महमूद से इजाजत लेनी होगी। वो यहां मौजूद भी है। तू यहीं ठहर, मैं उससे तेरे बारे में बात करने जा रहा हूं। जमादार मुड़ा, आगे बढ़ा और अंधेरे में ओझल हो गया। लाली चुपचाप खड़ा रहा। शाम अब गहरी हो गई थी, मगर आसमान साफ था। सितारे झिलमिला रहे थे। पथेरों और भट्टे पर काम करने वाले दूसरे मजदूरों की झोपड़ियों में चिराग टिमटिमा रहे थे। चूल्हों से धुआं उठकर फिजा में मंडला रहा था। लाली को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जमादार अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। करीब पहुंचकर हाथ से इशारा किया, मेरे साथ आ। वो आगे बढ़ा। लाली उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों भट्टे के मालिक राणा महमूद के पास पहुंचे। वो अधेड़ था, सर के बाल काले कम सफेद ज्यादा थे। चेहरे मोहरे से कारोबारी और घाघ नजर आता था। वो कुर्सी पर बैठा था। सामने भद्दी सी लकड़ी की मेज थी जिस पर खुला हुआ रजिस्टर रखा था। करीब ही उसका मुंशी भी एक कुर्सी पर बैठा था। राणा महमूद आंखों पर चश्मा लगाए सामने रखे हुए रजिस्टर को लालटेन की रोशनी में गौर से देख रहा था। जमादार अकबर सांवल ने खनकार कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। राणा महमूद ने गर्दन ऊंची की और मुड़कर जमादार को देखा। लाली उसके पहलू में मिस्कीन सी सूरत बनाए सुकड़ा सुकड़ाया खड़ा था। जमादार ने लाली की तरफ हाथ उठाया। ये जी शादा का जमानती है, उसकी जगह काम करना चाहता है।
सामने आ। भट्टे के मालिक ने करीब आने का इशारा किया। लाली आगे बढ़ा और उसके रूबरू सर झुकाकर खड़ा हो गया। राणा महमूद ने आंखों पर लगा हुआ चश्मा उतारा और लाली को परखने वाली नजरों से देखा। दरियाफ्त किया, तेरा नाम क्या है? उसके लहजे से रोब और दबदबा था। लाली ने मुख्तसर जवाब दिया। ये जी पथेरा भी रह चुका है, जमादार ने लुकमा दिया। लाली घबरा गया कि अब राणा महमूद पूछेगा कितने भट्टों पर काम किया, कितने अरसे काम किया और छोड़ा क्यों। मगर उसे सख्त हैरत हुई कि राणा महमूद ने न सिर्फ ये कि ऐसी कोई पूछगछ नहीं की, बल्कि उससे मजीद बातचीत ही नहीं की। वो जमादार अकबर सांवल की जाने मुतवज्जा हुआ। तुझे ये ठीक ठाक लगता है तो काम पर लगा दे, काम तो तुझे ही से लेना है। तो जी फैर शादा को छुट्टी दे दी जाए? जमादार ने पूछा। हाँ, उसे छुट्टी दे दे। राणा महमूद ने जमादार से इत्तफाक राय किया। वो अपना इलाज मुआलजा करा लेगा। कदर तवक्कुफ के बाद उसने मुड़कर मुंशी की जानिब देखा। रहमत, ऐसा कर, शादा की पेशगी लाली के नाम डाल दे और इसका अंगूठा लगवा ले। मुंशी ने फौरन सुर्ख जिल्द का दबीज रजिस्टर निकाला, उसे खोला, वर्क उल्टे, कलम उठाया, लाली से दरियाफ्त किया, तेरा पूरा नाम क्या है? लालदीन वल्द करमदीन। लाली ने बगैर पूछे अपनी वल्दियत भी बता दी। यहीं मेलसी में रहता है? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। लाली ने जानबूझकर लाहौर का पता न बताया जहां वो इन दोनों मुकीम था। मुंशी सर झुकाकर लालटेन की रोशनी में रजिस्टर के सादा वर्क पर लिखने लगा। उसने पेशगी का इकरारनामा तैयार किया, लाली को करीब बुलाया और रजिस्टर सामने करके उंगली से बताया, यहां अंगूठा लगा दे। लाली ने रोशनाई लगाई और मुंशी रहमत की हिदायत के मुताबिक अंगूठा लगा दिया। वो आमतौर पर अंगूठा लगाने के बजाय दस्तखत करता था, थोड़ा बहुत लिख पढ़ भी लेता था, लेकिन भट्टा मालिक के सामने ये जाहिर करना चाहता था कि बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ है। राणा महमूद ने आंखों पर चश्मा लगाया और एक बार फिर तवज्जो से सामने रखा हुआ रजिस्टर देखने लगा। जमादार ने लाली को अपने हमरा आने का इशारा किया। वो आगे बढ़ा, लाली उसके अक़ब में चला। बाहर आकर जमादार ने एक कारिंदा बुलाया, लाली को उसके सुपुर्द किया और ये हिदायत की, इसे शादा के पास ले जा। वो लाली की जाने मुतवज्जा हुआ। लाली, तू जाकर शादा से गलबात कर, मैं भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाऊंगा। वो मुड़ा और भट्टा मालिक राणा महमूद के पास वापस चला गया। झोंपड़ी में चिराग रोशन था। उसकी मध्यम रोशनी में इरशाद इलाही चारपाई पर लेटा रुक रुक कर खांस रहा था। बाहर रात की तारीकी फैली थी। आसपास की झोंपड़ियों और झुग्गियों से बोलने और बात करने की मिली जुली आवाजें आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थीं। लाली भट्टे के कारिंदे के साथ झोंपड़ी में दाखिल हुआ। कारिंदा लाली को झोंपड़ी में पहुंचाकर खामोशी से वापस चला गया। इरशाद इलाही ने लाली को देखा तो शशदर रह गया। फौरन उठकर चारपाई पर बैठ गया। खामोशी से लाली का चेहरा तकने लगा। लाली ने मुस्कुरा कर कहा, शादे, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं लाली हूं। क्यों नहीं पहचाना? इरशाद इलाही हनूज हैरतज़दा था। उसने अटकते हुए पूछा, पर तू यहां आया कैसे? लाली ने इरशाद इलाही को गौर से देखा। उसका लागर जिस्म अब हड्डियों का ढांचा रह गया था। रंगत पीली पड़ गई थी, आंखें और अंदर धस गई थीं। उनके गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। हजामत बढ़ी हुई थी। लाली को धचका लगा। उसने तशवीश का इजहार करते हुए पूछा, तूने अपनी हालत क्या बना ली है? बुखार आता है, खांसी भी आती है। मुझे पता नहीं था तू इतना बीमार है। खड़ा क्यों है? बैठ जा। इरशाद इलाही ने लाली से बैठने का इशारा किया। लाली ने चारपाई पर बैठते हुए दरियाफ्त किया, दवाई शवाई भी ले रहा है? तू दवाई की बात कर रहा है? खाने को रोटी तो मिलती नहीं। इरशाद इलाही बुझे हुए लहजे में अपनी परेशान हाली बताने लगा। पिछले दिनों तो इतना बीमार रहा, काम भी नहीं कर सकता था, मंजी पर पड़ा रहता था। बात करते करते वो हौले हौले हाँफने लगा, पर अब तबीयत कुछ ठीक है। सोचता हूं कल सुबह से काम शुरू कर दूं। पर तू काम कैसे करेगा? कितना तो बीमार है। काम नहीं करूंगा तो रोटी कहां से मिलेगी? पेशगी कैसे अदा होगी? फिक्र ना कर, अब तुझे पेशगी अदा नहीं करनी पड़ेगी। लाली ने मुस्कुराकर उसे इत्मीनान दिला दिया।
पेशगी क्यों नहीं अदा करनी होगी? इरशाद इलाही ने आंखें फाड़कर लाली को देखा। मैं तेरी पेशगी अदा कर दूंगा, तेरी जगह मैं यहां काम करूंगा, तुझे छुट्टी मिल गई है। लाली ने उसे मुत्तला किया। मैं पहले जमादार के साथ भट्टा मालिक राणा महमूद के पास गया था, सब कुछ तय हो गया। मैंने पेशगी की रसीद पर अंगूठा भी लगा दिया। पर तूने ऐसा क्यों किया? मैं तो बहुत पहले चाहता था तू इस चक्कर से निकल जा, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी, उल्टी मेरी शिकायत जाकर लगा दी। हाँ जी, बहुत गलती हो गई। इरशाद इलाही ने इज़हार तास्सुफ किया। तुझ पर मलिक निसार और उसके जमादार ने बहुत जुल्म किया। जो होना था वो तो हो गया। लाली ने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। तू ठीक कहता था, तेरा प्यो मर गया, पर मैंने भी गलत नहीं कहा था। कोटला हरकिशन में जो चौधरी नूर इलाही रहता था, उसने जालसाजी करके तेरे प्यो के क्लेम के जरिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जायदाद अलाट करा ली थी। वो अब नहीं रहा, पिछले दिनों वो भी मर गया। लाली ने जानबूझकर रहीमदाद के कत्ल और शादा की खुदकुशी का तज़किरा नहीं किया और न ये बताया कि दोनों से न सिर्फ अच्छी तरह वाकिफ था, बल्कि उनके साथ उसके देरीना और गहरे मरासिम थे। जेल में पेशावर मुजरिमों और तरह तरह के इखलाकी कैदियों के साथ रहकर वो होशियार और आजमूदाकार हो गया था। उसने बहुत मुहतात रवैया इख्तियार किया। शादा का तो सिरे से जिक्र ही नहीं किया, रहीमदाद के बारे में सिर्फ इसी कदर बताया। उस बंदे के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। सुना है उसका कोई वारिस भी नहीं, और अगर वारिस होता भी तो कोई फर्क ना पड़ता। अपने प्यो का असली वारिस तो तू है, पर मैं क्या कर सकता हूं? इरशाद इलाही ने निहायत सादगी से अपने फौरी रद्दअमल का इजहार किया। तू ऐसा कर, यहां से सीधा मुल्तान जा। लाली ने मशवरा दिया। मां को अपने साथ ले और कोटला हरकिशन पहुंचकर प्यो की जिम्मेदारी और जायदाद हासिल करने की कोशिश कर। मैं जाऊंगा कैसे? इरशाद इलाही ने अपनी मजबूरी बयान की। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, खाने तक को तो है नहीं। पड़ोस का पथेरा लीमा नेक बंदा है, वो खाने को रोटी दे देता है। उसने गहरी सांस भरी। जब वो रोटी नहीं देता तो भूखा पड़ा रहता हूं, वैसे तो अब भूख भी नहीं लगती। लाली ने जेब से रुपए निकाले, उनको गिना। उसके पास उस वक्त 48 रुपए थे। उसने 18 रुपए अपने लिए रख लिए, 30 रुपए इरशाद इलाही की जानिब बढ़ाते हुए गोया हुआ। ले, ये रुपए रख ले। वो बेतकल्लुफी से मुस्कुराया। अब तो तू मुल्तान जा सकता है। इरशाद इलाही ने रुपए ले लिए। रिक्कत अंगेज लहजे में बोला, मुझे पता नहीं था तेरा दिल इतना बड़ा है। कैसे बताऊं तू कितना नेक बंदा है। उसने वफूर जज्बात से वारफ्ता होकर लाली का हाथ अपने हाथों में दबोच लिया। उसकी आंखें भर आईं और वह बेख्तियार रोने लगा। ओए शादे, तू तो रोने लगा? लाली ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा। यार, इसमें नेकी शेकी करने की कौन सी बात है? बंदा बंदे के काम आता ही है। वह हौले हौले उसकी पीठ थपकने लगा। आंसू पहुंच ले और काम की गल सुन। इरशाद इलाही ने कुछ न कहा, कुर्ते का दामन उठाकर आंखों से टपकते हुए आंसू पहुंचने लगा। कोटला हरकिशन जाना तो ऐसी हालत में ना जाना। लाली ने उसके मैले कुचैले और बोसीदा लिबास की जानिब इशारा किया। शान से जाना, ऐसी शान से कि देखने में जिम्मेदार लगे। अपने लिए और मां के लिए नए कपड़े सिलवा लेना। बात कहते कहते वो झिझका। पर तू नए कपड़े सिलवाएगा कैसे? लाली ने जेब में हाथ डालकर एक बार फिर रुपए निकाले, 3 जेब में रख लिए और 15 रुपए इरशाद इलाही को देने के लिए हाथ बढ़ाया। ले, ये भी रख ले। अब तो तेरे और तेरी माँ दोनों के नए कपड़े बन जाने चाहिए। लेकिन इस बार इरशाद इलाही ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। इन्हें अपने ही पास रहने दे, तुझे भी तो जरूरत पड़ेगी। फिक्र ना कर, अपना काम चल जाएगा। लाली ने मुस्कुरा कर कहा। इसरार करके रुपए इरशाद इलाही को दे दिए, साथ ही ताकीद की, तू यहां से फटाफट चला जा, अभी रात ज्यादा नहीं हुई। मुल्तान जाने वाली बस पकड़ना, मां को साथ लेना और कोटला हरकिशन पहुंचने की कोशिश करना। पर वहां पहुंचकर कैसे साबित करूंगा मैं चौधरी नूर इलाही का पुत्र हूं, उसकी जिम्मेदारी और जायदाद का वारिस हूं। इरशाद इलाही ने अपनी उलझन का इजहार किया।
मुझे तो अपने प्यो के बारे में ठीक से कुछ याद भी नहीं, इसीलिए तो कहता हूं मां को अपने साथ ले जाना, उसे सब पता होगा, वो एक एक बात बता देगी। लाली ने बेतकल्लुफी से इरशाद इलाही की पीठ पर हौले से थप मारा। यार तू तो अभी से घबराने लगा, परेशान ना हो, सब ठीक ही होगा। उसने हल्का कहका लगाया। जिम्मेदारी मिल जाए तो उसकी शान में मुझे ना भूल जाना। तुझे कैसे भूल सकता हूं? इरशाद इलाही के मुरझाए हुए चेहरे पर अचानक रौनक आ गई। उसने एक बार फिर लाली का हाथ अपने हाथ में गर्मजोशी से दबा लिया। जिम्मेदारी मिल गई तो पहला काम ये करूंगा, तेरे पास आऊंगा, पेशगी अदा करूंगा, तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, दोनों मिलकर जिम्मेदारी चलाएंगे। ये ठीक रहेगा ना? शादे, तू तो अभी से सुपने देखने लगा। लाली का लहजा संजीदा हो गया। मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इसकी होगी कि तुझे तेरा हक मिल जाए। ऐसा हो जाए तो मेरे पास आना जरूर। जरूर आऊंगा। ये कैसे हो सकता है तेरे पास ना आऊं? इरशाद इलाही ने उसे यकीन दिलाया। मैं तेरा इंतजार करूंगा। इरशाद इलाही ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद दरियाफ्त किया। ये तो बता, मैं कोटला हरकिशन पहुंचूंगा कैसे? मुझे तो उधर के बारे में कुछ अता पता नहीं। लाली उसे कोटला हरकिशन के रास्ते के बारे में तफसील से बताने लगा। इसी असना में जमादार अकबर सांवल आ गया। उसने मुस्कुराकर लाली को मुखातिब किया। लाली, तूने अपने यार से ठीक तरह गलबात कर ली, कल ही से काम शुरू कर दे। कल ही शुरू कर दूंगा। लाली ने रजामंदी का इजहार किया। जमादार ने मुड़कर इरशाद इलाही की जानिब देखा। लाली ने बता ही दिया होगा कि तुझे छुट्टी मिल गई, तेरी पेशगी ये अदा करेगा। उसने कदरे तामुल के बाद दरियाफ्त किया। ये बता, अब तेरा इरादा क्या है? अभी जाएगा या कल सुबह? इरशाद इलाही के जवाब देने से पहले ही लाली ने लुकमा दिया। आज ही जाएगा जी, और अभी जाएगा। ये बहुत बीमार है, जाकर अपना इलाज कराएगा। हाँ जी, मेरा यही इरादा है। इरशाद इलाही ने लाली की तायीद की। ठीक है, मेरे साथ आ, मैं तुझे भट्टे के बाहर पहुंचा दूं। सांवल ने कोई रखना ना डाला। इरशाद इलाही उठकर खड़ा हो गया। लाली ने गले लगाकर रुखसत किया तो इरशाद इलाही बेकरार होकर सिसकियां भरने लगा। लाली ने हौले हौले पीठ थपक कर तसल्ली दी। इरशाद इलाही आगे बढ़ा और जमादार के साथ साथ चलने लगा। लाली खामोश खड़ा दोनों को देखता रहा। इरशाद इलाही ने चलते चलते कई बार मुड़ मुड़ कर लाली की जानिब देखा। आखिर वो और जमादार अंधेरे में ओझल हो गए। लाली चारपाई पर लेट गया, थका हारा था और मुसलसल जागता भी रहा था। कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर बेखबर होकर सो गया। लाली सवेरे ही सवेरे काम करने पहुंच गया। उसने मिट्टी खोद कर गारा बनाया और सांचों में भर भर कर कच्ची ईंटें तैयार करने लगा। उसके हाथ हुनरमंदी से चल रहे थे। हाथों के साथ साथ पैर भी तेजी से चल रहे थे। झपाक से कभी उधर जाता कभी इधर। सूरज चढ़कर आसमान के बीचों बीच पहुंच गया। धूप में तेजी आ गई। लाली धूप की बढ़ती हुई तमाजत से बेनियाज काम में जुटा रहा। थल्ले पर फैली हुई ईंटों की कतारों में बराबर इजाफा होता जा रहा था। उसने कमीज उतार कर एक तरफ रख दी थी। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था, मगर हाथ और पैर हनूज तेजी से चल रहे थे। जमादार अकबर सांवल पथेरों के काम का मुआयना करता हुआ लाली के पास भी आया। वह एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। उसके हाथ में चमड़े का छितर दबा था। स्याह चेहरा धूप से और स्याह पड़ गया था और कुछ ज्यादा ही करीहा और खौफनाक नजर आ रहा था। लाली की उस पर नजर पड़ी तो फौरन सलाम किया और गर्दन झुकाकर मुअद्दब खड़ा हो गया। वो जमादार की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। जमादार उसके रवैये से खुश भी हो गया। चेहरे पर छाई हुई खशूनत कुछ कम हो गई। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ लाली के करीब आया। उसकी पसीने से भीगी हुई पीठ हौले हौले थपक कर गोया हुआ। वे लाली, तूने तो शाम होने से पहले ही थल्ला ईंटों से भर दिया। तू तो बहुत काम का बंदा है। काम तो जी करना ही करना है। लाली ने इनकिसारी का मुजाहिरा किया। तुझे यहां कोई तकलीफ शक्लीफ तो नहीं? नहीं जी, बहुत आराम से हूं। लाली ने नर्म लहजे में जवाब दिया। मुंशी को बोल दे,
अभी पेशगी कम काटे। मेरे पास जो रुपए थे सब शादा को दे दिए। उसके पास तो घर जाने को किराया भी नहीं था। लाली ने कदरे तामुल के बाद कहा, ऐसा हो जाए तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं मुंशी को बोल दूंगा तेरी पेशगी ज्यादा ना काटे। टेढ़ी मेढ़ी ईंटें भी गिनती में कम निकाले। जमादार ने रजामंदी का इजहार किया। वो लाली के काम से बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आता था। कहने लगा, वैसे तुझे पेशगी चाहिए हो तो वो भी दिलवा दूंगा। नहीं जी, अभी जरूरत नहीं। लाली आमादा ना हुआ। अभी तो मुझे शादा की पेशगी अदा करने की फिक्र है। जरूरत पड़ी तो बाद में मांग लूंगा। जैसी तेरी मर्जी। जमादार अकबर सांवल ने खुशनुदी का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर लाली की पीठ थपथपाई। अब तू अपना काम कर। मैं काम करने वाले बंदे की हमेशा मदद करता हूँ। कामचोर और निकम्मे के लिए इसे काम में लाता हूँ। उसने हाथ में दबा हुए छितर आहिस्ता आहिस्ता लहराया। कैसा ही टेढ़ा बंदा हो, इससे एकदम सीधा हो जाता है। जमादार मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। लाली अपने काम में जुट गया। दबादब ईंटें तैयार करने लगा। जमादार के नर्म रवैये से उसकी हौसला अफजाई हुई। वो बहुत मुतमईन था कि पहले ही रोज अपने काम से उसकी खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो गया। वो जमादार को किसी तौर नाराज करना नहीं चाहता था। उसे बखूबी अंदाजा था कि भट्टे पर सबसे ज्यादा अहम शख्सियत जमादार की होती है। उसका अताब जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। लाली गुरूब आफ्ताब के बाद तक मेहनत और पूरी लगन से काम करता रहा। शाम को उसने रोटी पकाकर खाई और थकन से निढाल होकर चारपाई पर लेट गया। लाली मुस्तैदी और जांफशानी से सुबह से शाम तक काम करता रहता। वो न किसी पथेरे से गैर जरूरी बातचीत करता और न ही उसने किसी से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की। अपने काम से गरज रखता। जमादार अक्सर काम के दौरान उसके पास आता और उसके काम से मुतमईन होकर चला जाता। लाली ने कभी उसे शिकायत का मौका न दिया। सनीचर का दिन था। शाम को चिट्ठा बटा। हफ्ते भर के काम का पथेरों और दूसरे भट्टा मजदूरों को मुआवजा दिया गया। जमादार ने लाली से जो वादा किया था उसका नतीजा भी उस रोज बरामद हुआ। मुंशी ने दूसरे पथेरों के मुकाबले में उसके साथ ज्यादा नर्म रवैया अख्तियार किया। पेशगी भी ज्यादा नहीं काटी। टेढ़ी मेढ़ी ईंटें भी कम मुस्तरद की। लाली ने 2 पथेरों के बराबर काम किया था। उसे कुछ कम 10 रुपए मुआवजा मिला। राना महमूद के भट्टे पर काम करने वालों में दूसरे भट्टों के बरक्स नौउम्र लड़कों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उनमें कोई भी 13-14 बरस से ज्यादा उम्र का ना था। लेकिन ये पथेरे कम थे। बेशतर भट्टा मजदूर थे। वो टूटी फूटी पुख्ता ईंटें हथौड़ियों से तोड़कर रोड़ी बनाते। कच्ची ईंटें रेड़ों और ठेलों में भरकर चिमनी के पास पहुंचाते। भट्टे से पककर निकलने वाले मुख्तलिफ किस्म की ईंटों के अलग अलग चिट्टे बनाते। इन लड़कों की रिहाइश का बंदोबस्त सबसे अलग थलग एक ही जगह किया गया था। ये मवेशियों के बाड़े के मानंद तवील साइबान था, जिसकी दीवारें कच्ची थीं और फूस की छत थी। इनको काम करने की कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खाने के लिए हर एक को हफ्ते भर का राशन मिलता था। राशन में आटे के अलावा नमक मिलता था और मिर्चें। महीने में सिर्फ एक बार पाव भर दाल मिलती थी। आमतौर पर यह चने की दाल होती थी। जमादार अकबर सांवल उनकी भर्ती के लिए गांव गांव बस्ती बस्ती घूमता रहता था। गुर्बत और इफलास के मारे अयालदार वालदैन की मजबूरी से फ़ायदा उठाता और फी लड़का 2-2.5 हज़ार मुआवजा देकर ख़रीद लेता। फौरी ज़रूरत के लिए बर्दा फरोशों के ज़रिए भी ख़रीदारी करता था, मगर बर्दा फरोश आमतौर पर ज़्यादा कीमत लेते थे। हर लड़के की ख़रीदारी पर जमादार को माकूल कमीशन मिलता था। एक बार भट्टे की हुदूद में दाखिल होने के बाद उन्हें कभी वापस जाना नसीब ना होता। रात का खाना खाने के बाद उन्हें छप्पर के नीचे मवेशियों की तरह हाँक कर पहुंचा दिया जाता। हाथों को जंजीरों से जकड़कर बांध दिया जाता और पैरों में बेड़ियां डालकर ताले लगा दिए जाते, जिनकी कुंजियां जमादार की तहवील में रहती थीं। वो लंबी लंबी कतारों की सूरत में चटाइयों पर सोते थे। ये चटाइयां गंदी और पोसीदा होती थीं और इनमें खटमलों की इस कदर बहुतात होती कि उन्हें चैन से नींद भी न आती। उनकी कड़ी निगरानी की जाती। रात को ये निगरानी और सख्त कर दी जाती। 2 मुसल्ला पहरेदार रात भर निहायत मुस्तैदी से उनकी चौकीदारी पर तैनात रहते।
लाली ने उन्हें भट्टे पर काम करते और इधर उधर आते जाते देखा था, मगर किसी से बातचीत करने का इत्तेफाक न हुआ था। एक शाम को ऐसा हुआ कि उसने खाने के लिए रोटी के बजाय चावल पकाए। वो प्लेट में चावल निकालकर खाना शुरू ही करने वाला था कि एक नौउम्र लड़का अंधेरे से निकलकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र 12 बरस के लगभग थी। वो बहुत सहमा हुआ नजर आ रहा था। बार बार पलटकर चौकन्ना नजरों से पीछे की जानिब देख रहा था। लाली ने चौंक कर उसे देखा, हैरत ज़दा होकर पूछा, ओए, कौन है तू? मैं नीरा हूं जी, भट्टे पर काम करता हूं। यहां कैसे आया? लाली हनूज हैरत ज़दा था। मुझे थोड़े से चावल खाने को दे दे। नीरा ने हाथ से अपने पिचके हुए पेट को हौले हौले थपथपाया, गिड़गिड़ा कर बोला, बहुत भूख लगी है, कल रात से कुछ नहीं खाया। नीरे, तुझे खाने को रोटी नहीं मिलती? रोटी खाने से पेट में बहुत दर्द होता है। उसके लहजे में रिक्कत पैदा हो गई। टट्टी आती है, टट्टी के साथ खून भी आता है। लाली ने इस बार उसे गौर से देखा। उसका जिस्म लागर था, चेहरा बेरौनक और मुरझाया हुआ था। वो खारिश ज़दा कुत्ते की तरह बीमार और मरघिला नजर आ रहा था। लाली उसकी हालत ज़ार देखकर पसीज गया। इजहार हमदर्दी करते हुए गोया हुआ, लगता है तुझे तो पेचिश है, कोई दवाई शवाई नहीं लेता? नहीं जी, दवाई शवाई कहाँ मिलती है? नीरा ने शिकवा किया। भट्टे से बाहर तो जाने नहीं दिया जाता। वो नदीदों की तरह ललचाई हुई नजरों से प्लेट में रखे हुए चावलों को तकने लगा। तू मुझे थोड़े से चावल नहीं दे सकता? जरूर दूंगा तुझे चावल। लाली ने झुककर नीचे रखा हुआ मिट्टी का प्याला उठाया, प्लेट से आधे से भी ज्यादा चावल निकालकर प्याले में रखे और उन पर दाल भी डाल दी। प्याला उसकी जानिब बढ़ाकर चिमकारते हुए गोया हुआ, ले पुत्र, ये खा ले। नेरा ने चावलों से भरा हुआ प्याला लिया और वहीं फर्श पर बैठकर हबड़ हबड़ खाने लगा। उसने चंद ही लुक़मे चावलों के साथ खाए थे कि अचानक एक कारिंदा आफते नागहानी की तरह नाजिल हुआ। उसके हाथ में छितर दबा था। उसने खूनख्वार नजरों से नेरा को देखा, टपट कर बोला, ओए हरामदे, तू इधर बैठा ऐश कर रहा है? मैं तुझे न जाने कहां कहां ढूंढता रहा। उसने झपट कर नेरा का बाजू पकड़ा और इस जोर से झटका दिया कि नेरा डगमगा कर एक तरफ लुढ़क गया। प्याला उसके हाथ से छूटकर चटाक से गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। चावल दूर तक फर्श पर बिखर गए। नेरा ने बदहवास होकर बिखरे हुए चावलों को देखा और फर्श से उठाकर जल्दी जल्दी खाने लगा। कारिंदे ने गजबनाक होकर उसकी पीठ पर जोर से छित्तर मारा। दूसरा, तीसरा, वह जन्नाटे से छित्तर मारता रहा, मगर नीरा फर्श पर ऊंधा पड़ा पिटता रहा और चावल उठा उठाकर बेसब्री से खाता रहा। लाली उसकी बेबसी देखकर तड़प उठा। उसने कारिंदे को टोका, यार इसे खा तो लेने दे, बहुत भूखा लगता है। उसने अपनी प्लेट उठाकर नीरा की तरफ बढ़ाई। नीरे, ले ये खा ले। वो चावल तो मिट्टी में मिलकर खराब हो गए। कारिंदे ने भुन्ना कर लाली को देखा। वह तू चुप कर। वो तेजी से लाली पर झपटा। सड़क से एक छत्तर लाली के कंधे पर मारा। लाली तकलीफ से बिलबिला उठा। प्लेट इसके हाथ से गिरते गिरते बची। कारिंदा आंखें निकालकर लाली को डांटने फटकारने लगा, तूने इसे यहां क्यों बुलाया? तू इसका मामा लगता है? उसने एक और छित्तर मारा। इस दफा हाथ कमर पर पड़ा। लाली को गुस्सा तो बहुत आया, मगर तरह दे गया। वो किसी से झगड़ा फसाद करना नहीं चाहता था, खामोशी से वक्त गुजारना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि इरशाद इलाही जल्द ही आएगा, पेशगी की तमाम रकम बेबाक करेगा और उसे जमादार की कैद से छुड़ाकर अपने हमरा ले जाएगा। लिहाजा उसने बरहमी का इजहार करने के बजाय अपनी कमर सहलाते हुए नरमी से सफाई पेश की। मैंने इसे नहीं बुलाया, ये तो खुद ही इधर आया था। मैंने तो इसे पहली बार देखा है। कारिंदे ने डपट कर लाली को तंबीह की, आगे इसे यहां ना देखो वरना तेरी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। लाली को डांटने फिटकारने के बाद वो नीरा की जाने मुतवज्जा हुआ, जो जमीन पर पड़ा अभी तक चावल उठा उठा कर खा रहा था। कारिंदा उसके करीब गया और मुर्दार भेड़ की तरह घसीटता हुआ बाहर ले गया। लाली इस कदर दिल गिरफ्ता हुआ कि खाना भी न खाया, भूखा ही सो गया।
लाली दूसरे पथेरों और भट्टा मजदूरों से अलग थलग रहता। पहले ही दिन से उसने जो वतीरा इख्तियार किया था उस पर सख्ती से कायम रहा। मेहनत और लगन से काम करता, जमादार को हर तरह मुतमईन रखने की कोशिश करता। उस रोज लाली सरे शाम ही खाना खाकर चारपाई पर लेट गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। रात का पहला पहर था। झोंपड़ी में खामोशी छाई थी, लेकिन आसपास की झोंपड़ियों और झुग्गियों से अभी तक हंसने बोलने, बूढ़ों के खांसने खनकारने और बच्चों के रोने की आवाज़ें रुक रुक कर उभर रही थीं। लाली खामोश लेटा हर आवाज़ और हर आहट सुन रहा था। इसी असना में झोंपड़ी के बाहर कोई आहिस्ता से खनकारा। उसने गर्दन बढ़ाकर अंदर झांका, धीमे लहजे में पूछा, लाली जाग रहा है? लाली ने आवाज़ पहचान ली। वो ताज मोहम्मद था। वो भी पथेरा था। 2-4 झोंपड़ियां छोड़कर उसकी झोंपड़ी थी। वो अधेड़ता और बीमार भी रहता था। रातों को उठ उठ कर खांसता रहता। लाली ने सन्नाटे में अक्सर उसकी खांसी सुनी थी। वो एक बार पहले भी लाली के पास आया था। आटा मांगने आया था। सुबह से उसने और उसके बीवी बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। लाली ने आटे के अलावा उसे 1 रुपया उधार भी दिया था, मगर ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। वो दम भर के लिए ठहरा था। लाली उठकर चारपाई पर बैठ गया। ताजे, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। ताज मोहम्मद अंदर आ गया। लाली सिमट कर एक तरफ हो गया। ताज मोहम्मद से बैठने का इशारा किया। इधर आराम से बैठ जा। ताज मोहम्मद उसके करीब चारपाई पर बैठ गया। सुना है राना महमूद की मां का आज दिन ढले मरण हो गया? लाली ने कहा। राना ने जबरदस्त स्यापा किया है। सोग में 3 रोज तक भट्टे पर काम बंद रहेगा। हाँ जी, ऐसा ही होगा। ताज मोहम्मद ने बुझे हुए लहजे में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पिछले दिनों बारिश की वजह से काम बंद रहा। अब ये 3 दिन की छुट्टी आ गई। पहले ही कम तंगी नहीं थी। पेशगी लेकर किसी न किसी तरह पेट भरना पड़ रहा था। तभी तो पेशगी कभी अदा नहीं हो पाती। उसने गहरी सांस भरी। ये पेशगी ऐसी गले पड़ी है कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। पेशगी का चक्कर भी अजब चक्कर है। एक बार जो इस चक्कर में फंस गया, फिर नहीं निकलता। तेरी पेशगी तो बहुत ज्यादा है। ताज मोहम्मद ने पलटकर पीछे देखा। उसका लहजा राजदाराना हो गया। पर तेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ। धोखा कैसे हुआ? लाली ने हैरान और परेशान होकर पूछा। तू शादा की पेशगी अदा कर रहा है ना? हाँ जी, उसी की पेशगी अदा कर रहा हूं। लाली हनूज हैरतज़दा था। पर इसमें धोखे शोके की कौन सी गल बात है? शादा की पेशगी तो पहले ही माफ होने जा रही थी। शादा की पेशगी माफ होने जा रही थी? वो कैसे? लाली की हैरत में और इजाफा हो गया। ऐसा तो कभी होता नहीं। उसकी छुट्टी की जा रही थी। ताज मोहम्मद ने बताया। जब किसी की छुट्टी कर दी जाती है और भट्टे से उसका कोई नाता नहीं रहता, तो फिर पेशगी को तो माफ होना ही होता है। पर सवाल यह है कि शादा की छुट्टी क्यों की जा रही थी? तू शादा का यार है, पर लगता है तुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। ताज मोहम्मद खिसक कर लाली के करीब हो गया। मध्यम लहजे में बोला, वो सख्त बीमार है। उसे हर दम बुखार रहता है, खांसी भी है, और खांसी के साथ मुंह से खून भी आता है। उसे टीबी है। तुझे कैसे पता चला शादा को टीबी है? लाली ने घबरा कर दरियाफ्त किया। डॉक्टर ने जमादार को मेरे सामने बताया था। ताज मोहम्मद ने खुलकर बात की। वो शादा को लेकर सरकारी अस्पताल गया था। मैं भी उसके साथ था। उन दिनों मुझे भी बुखार रहता था। डॉक्टर ने मुझे तो मलेरिया बताया और दवाई दे दी। शादा के लिए कहा इसे टीबी है। उसका लहजा अफसुर्दा हो गया। डॉक्टर ने तो ये भी कहा था इसके फेफड़े बिल्कुल बेकार हो गए, अब ये जिंदा नहीं रह सकता, थोड़े ही दिनों में मर जाएगा। तभी तो उसकी छुट्टी की जा रही थी, कफन दफन जो करना पड़ता। मुझे ये पता नहीं था वो इतना ज्यादा बीमार है। लाली फिक्रमंद हो गया। शादा तो बिल्कुल जवान है, ताज मोहम्मद ने दिलगिरफ्ता लहजे में कहा। उसे अभी नहीं मरना चाहिए। ताजे, फिक्र ना कर, शादा इतनी जल्दी मरने का नहीं। लाली ने ताज मोहम्मद के साथ साथ खुद को भी मुतमईन करने की कोशिश की।
यहाँ से जाने के बाद वो अपना इलाज कराएगा और बिल्कुल चंगा हो जाएगा। उसने बात का रुख बदल दिया। ये बता, तू आया कैसे? मुस्कुराकर पूछा। उधार लेने आया है? नहीं, मैं एक और ही काम से आया हूं। क्या काम है? तू मेरी एक मदद कर सकता है? कैसी मदद चाहता है? लारी ने कदरे ठीके लहजे में कहा। साफ साफ बता। तू नाजो से ब्याह कर ले। ताज मोहम्मद ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा। नाजो कौन? लारी ने पूछा। तेरी धी? हाँ। ताज मोहम्मद बदस्तूर सर झुकाए बैठा रहा। अब वो पूरी तरह जवान हो गई है। जमादार उसे बुरी तरह घूरता रहता है। उसकी नीयत ठीक नहीं। मुझे हर दम फिक्र रहती है वो अपने परिंदों से उसे उठवा न ले। वो रुक रुक कर बोलता रहा। जब तक चाहेगा जबरदस्ती अपने पास रखेगा, जी करेगा तो वापस कर देगा, वरना मुल्तान ले जाकर कंजरियों के हाथ बेच देगा। वो कई जवान कुड़ियों को उठवा कर ऐसा ही कर चुका है। उसका चेहरा उदास हो गया। मैं गरीब पथेरा हूं, कुछ भी तो नहीं कर सकता। रौला या झगड़ा करूंगा तो उल्टा लटका कर छितर से मार लगाएगा। तुझे पता नहीं वो कितना जालिम और गंदा है। लाली परेशानी में मुब्तला हो गया, मगर उसने किसी रद्दअमल का इजहार न किया। खामोश बैठा रहा। मगर ताज मोहम्मद खामोश न रहा। आजिज़ी से बोला, तू मुझे बदनामी से बचा सकता है, नाजो को बर्बाद होने से बचा सकता है। उसने लाली को रजामंद करने के लिए ऊंच नीच से भी आगाह किया। तू अकेला बंदा है, तुझे बहुत बड़ी पेशगी अदा करनी है। तुझे पता है नाजो कितनी ओहरी और मेहनती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो तेरी पेशगी जल्द अदा हो जाएगी। तुझे अपनी रोटी भी नहीं पकानी पड़ेगी। बीमार पड़ जाएगा तो तेरी देखभाल करेगी। वो तेरा हर काम करेगी, जैसा कहेगा वैसा ही करेगी। ब्याह करके तू उसके साथ आराम से रहेगा। चाचा, इस मामले में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। लाली ने साफ इनकार कर दिया और इनकार की वजह भी बता दी। बात यह है, न मेरा भी ब्याह करने का इरादा है और न यहाँ रहने का। उसने गर्दन ऊंची करके बड़े एतमाद से कहा। मैं पथेरा बनकर यहाँ कैद रहना नहीं चाहता। यहाँ काम करने वाला हर बंदा कैदी है। ये तो जेल है, सरकारी जेल से भी बुरी। मुझे इस जेल में नहीं रहना। थोड़े ही दिनों में मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर तू पेशगी अदा किए बिना यहाँ से कैसे जा सकता है? ताज मोहम्मद ने हैरतज़दा होकर अपने फौरी रद्दअमल का इजहार किया। यहाँ से भागने की हरगिज हरगिज कोशिश न करना। उसने लाली को खबरदार किया। करिंदे और राखे बहुत चौकन्ना रहते हैं। तू उनकी नजरों से बचकर बाहर नहीं जा सकता। पकड़ा गया तो जमादार बहुत जुल्म करेगा। तू सोच भी नहीं सकता वो कैसे कैसे जुल्म करता है। मुझे ठीक तरह पता है वो कितना जालिम और बुरा बंदा है। लाली ने ताज मोहम्मद से इख्तिलाफ न किया। मैं यहाँ से फरार होने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा। उसने मुत्तला किया। शादा जल्द ही वापस आएगा। पेशगी के सारे रुपए राना महमूद के सामने डालेगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। शादा वापस आएगा? तू कैसी गलबात कर रहा है? ताज मोहम्मद ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। भट्टों पर काम करते करते अब तो मेरे बाल भी चिट्टे हो गए। उसने अपने सर के खिचड़ी बालों पर हाथ फेरा। मैंने तो देखा नहीं किसी की बीमारी के बाद छुट्टी कर दी गई हो और वो भट्टे पर वापस आया हो। ऐसा कभी नहीं होता। जो यहां से जाता है हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। शादा के मामले में ऐसा नहीं होगा। लाली ने खुलकर बात न की, सिर्फ इतना कहा, उसने मुझसे पक्का वादा किया है, वो आएगा और जरूर आएगा। मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि शादा वापस आएगा। ताज मोहम्मद मुतमईन नहीं हुआ। लाली ने उससे उलझने की कोशिश नहीं की, खामोश बैठा रहा। ताज मोहम्मद उठकर खड़ा हो गया। वो निढाल और बुझा बुझा नजर आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर चला गया। वो लाली को उलझन में मुब्तला कर गया, मगर वो नाउम्मीद न हुआ। चारपाई पर लेट कर देर तक इरशाद इलाही के बारे में सोचता रहा। लाली हस्बे मामूल मुस्तैदी से काम करता रहा। सुबह से शाम तक सांचों में गारा भरकर ईंटें तैयार करता और हर रोज बेचैनी से इरशाद इलाही की वापसी का इंतजार करता।
मौसम बदल रहा था, दरख्तों में पतझड़ लग गया था, तेज हवाएं चलती, खिज़ां रसीदा पत्ते शाखों से टूट टूट कर गिरते, हवा के झोंकों से खड़खड़ाते हुए इधर उधर बिखर जाते। आसमान पर गुबार छाया रहता, दिन में गर्मी रहती मगर रात को हल्की हल्की खुनकी हो जाती। भट्टे पर जोरों शोर से काम हो रहा था, चिमनी से गाढ़ा गाढ़ा स्याह धुआं निकलता और फिजा में फैल जाता। लाली अपने थल्ले पर बैठा ईंटें बना रहा था। दिन ढल रहा था, सूरज ढलक कर मगरिबी उफक पर पहुंच गया था। पथेरे अब थके थके नजर आ रहे थे। लाली भी थकन महसूस कर रहा था। सुबह से उसकी तबीयत भी कुछ मुजमहिल थी, सर में हल्का हल्का दर्द था, मगर वो काम करता रहा। इसी असना में लीमा उसके पास आ गया। लाली ने हाथ चलाते चलाते उसकी जानिब देखा। लीमा का चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भी बुझी बुझी थीं। लाली ने उसे अफसरदा देखा तो हाथ रोक कर पूछा, लीमे, तू कुछ परेशान परेशान लग रहा है, बात क्या है? तूने नीरा को देखा है ना? लीमा ने बुझे हुए लहजे में कहा। वही छोरा जो हरदम रोता रहता था, माँ प्यो को बहुत याद करता था। मैं उसे जानता हूँ। लाली ने लीमा को गौर से देखा। बीमार भी रहता है, पर तू उसके बारे में क्या कहना चाहता है? नेरा मर गया। कब मरा वो? लाली बेकरार होकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर पहले, मैं उधर ही से आ रहा हूं। पर वो इतना बीमार तो नहीं लगता था। तेनों पता नहीं, वो बहुत बीमार था। लीमा ने ठंडी सांस भरी। इतना बीमार था कि उसकी छुट्टी कर दी गई थी। आज शाम अपने पिंड जाने वाला था। चला जाता तो माँ प्यो से मिल लेता। उनके पास जाने को बहुत कहता था, पर जाता कैसे? उसे तो जमादार खरीद कर लाया था। वो तो लीमा ने बात पूरी भी न की थी कि सामने से जमादार आता हुआ नजर आया। उसे देखकर लीमा घबरा गया। वो मुड़ा और अपने थल्ले की जानिब चला गया। लाली उदास और दिल गिरफ्ता था। वो खोया खोया सा खड़ा रहा। जमादार करीब आ गया और हाथ में दबा हुआ छितर हौले हौले हिलाता हुआ खामोशी से गुजर गया। जमादार दूर चला गया तो लाली फिर अपना काम करने लगा। गारा खत्म हो गया था। उसने जमीन खोद कर मिट्टी निकाली, उसमें पानी मिलाया, आटे की तरह गूंद कर गारा तैयार किया और सांचों में भर भर कर ईंटें तैयार करने लगा। मगर अब वो बेदिली से काम कर रहा था। चाबुक दस्ती और फुर्ती मांद पड़ गई थी। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। दिन ढला, सूरज खिसकता हुआ धीरे धीरे मगरिबी उफक पर अपनी अलविदाई शुआएं बिखेरता हुआ ओझल हो गया। शाम हो गई। गुबार आलूद आसमान धुंधला होकर तारीख हो गया। हर तरफ अंधेरा फैल गया। खिज़ां की ऐसी कितनी ही उदास शामें आईं और दबे पांव गुजर गईं। लाली की बेकैफ जिंदगी में कोई तब्दीली ना आई। वो सुबह से शाम तक भट्टे पर काम करता रहा। खिज़ां की एक शाम का जिक्र है। लाली काम खत्म करके झोंपड़ी में पहुंचा तो निढाल और बहुत थका हारा था, मगर उसे अभी खाना पकाना था। भूखा सो जाता तो दूसरे रोज काम ठीक से ना होता। काम कम होता तो उजरत भी कम मिलती। पेशगी का बोझ सर पर सवार था। उसे उतारने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना जरूरी था। उसने चूल्हा सुलगाया। दाल तो किसी न किसी तौर पक गई, मगर रोटी पकाना दोभर हो गया। लकड़ियां गीली थीं, बार बार आग ठंडी पड़ जाती। फूंक फूंक कर उसे तेज करना पड़ता। सांस फूल जाती। धुआं इतना उठता कि आंखों से पानी बहने लगता। वो झुका हुआ चूल्हा फूंक रहा था कि पुश्त पर आवाज उभरी, लकड़ियां गीली हैं, आराम से आग नहीं पकड़ेंगी। लाली पहले ही परेशान था। उसने झुंझलाकर गर्दन मोड़ी, देखा नाजो सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। लाली को उसकी शोखी सख्त नागवार गुजरी। चलकर बोला, लकड़ियां गीली हैं या सूखी, तुझे इनसे क्या लेना? चल अपना रास्ता पकड़। वे नाराज क्यों होता है? वो इठलाकर बोली, लकड़ियां तंग कर रही हैं तो मुझे क्यों आंखें दिखा रहा है? रोटी मुझे पकानी है, तुझे तो नहीं पकानी। लाली ने बेजारी का इजहार किया। परे हट। वो धोती संभाल कर उसके करीब बैठ गई। तुझसे आज रोटी नहीं पकने की, मैं तेरी रोटी पकाई देती हूं। वो गर्दन झुकाकर जोर जोर से सुलगती हुई लकड़ियों को मुंह से फूंकने लगी। देखते ही देखते आंच तेज हो गई।
लकड़ियों से शोले उठने लगे। नाजो ने गर्दन को खम देकर लाली की जानिब देखा। आग ऐसे जलती है। उसने आटे से पेड़ा बनाया, झपाक झपाक उसे हाथों पर फैलाया और रोटी तवे पर डाल दी। लाली एक तरफ खिसक गया और चुपचाप बैठा रहा। नाजो चूल्हे के सामने बैठी रोटी पकाती रही। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। आग की तपिश से चेहरा तिमतिमा रहा था। बालों की एक लट बिखर कर बार बार रुखसार पर आ जाती और वो एक हाथ से बार बार हटा देती। उसका रंग सांवला था मगर जिस्म सुडौल और कसा हुआ था। कूल्हे चौड़े और भरे भरे थे। चेहरा खून की गर्मी से दमक रहा था। आंखों में जवानी की कहकशां जगमगा रही थी। नाजो रोटी पकाती रही। लाली चुपचाप बैठा उसे देखता रहा। उसके हाथ सख्त और खुरदरे थे और बदन से पसीने की बू उठ रही थी। लाली को मान शादा याद आ गई। रोटी पकाते हुए उसके हाथ भी इसी तरह झपाझप चलते थे। वो भी चेहरे पर आई बालों की लट रोटी पकाते पकाते एक हाथ से हटाती रहती थी। शादा की याद के साथ कितने ही सुहाने ख्वाब आंखों में उतर आए। वो यादों की पगडंडियों पर भटकता हुआ बहुत दूर निकल गया। ले, रोटी पक गई, नाजो की आवाज उभरी। लाली ने चौंक कर देखा। वो चूल्हे के सामने बैठी हाथों में लगा हुआ आटा साफ कर रही थी। उसने लाली की जानिब पलट कर देखा भी नहीं। उठकर खड़ी हो गई मगर जब वो बाहर जाने के लिए मुड़ी तो लाली ने टोका, तू जा रही है नाजो? जाऊंगी नहीं तो क्या यहीं बैठी रहूंगी? नाजो ने मुंह बिगाड़कर बेरुखी से कहा। लाली को उसका तीखा और कड़वा लहजा नागवार न गुजरा। शादा भी इसी लहजे और इसी तनतने से बात करती थी। नाजो आगे बढ़ी तो लाली ने एक बार फिर टोका, किधर चली? बात तो सुन। वो ठिठकी, गर्दन को खम देकर लाली की जानिब देखा। कहे, क्या कहना चाहता है? उसका लहजा बदस्तूर तीखा था। जाकर अपने प्यो को मेरे पास भेज दे। क्यों? उसे मेरी शिकायत लगानी है? वो तलखी से बोली।